भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट आकार ले रहा है जो न सिर्फ देश की समुद्री ताकत को हमेशा के लिए बदलने वाला है, बल्कि विकास और प्रकृति के बीच एक बहुत ही तीखी बहस का केंद्र भी बन गया है। हम बात कर रहे हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरी योजना की परतों को एक एक करके खोलेंगे। हम समझेंगे कि आखिर क्यों एक तरफ इसे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है और दूसरी तरफ इसे एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय तबाही बताया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस प्रोजेक्ट के स्केल पर गौर कीजिए। 81,000 करोड़ रुपए है ना, बहुत बड़ी रकम। दिलचस्प बात यह है कि आधिकारिक फाइलों में शुरुआत में इसकी लागत 75,000 करोड़ रुपए बताई गई थी, जो अब बढ़कर 81,000 करोड़ हो गई है। और यह पैसा कहां खर्च हो रहा है? एक ऐसी जगह पर जो अब तक बाहरी दुनिया से लगभग अछूती रही है। इसका प्राचीन और शांत इकोसिस्टम अब एक विशाल आधुनिक कंक्रीट के ब्लूप्रिंट में बदलने वाला है। यह सिर्फ कोई साधारण इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं है, यह एक पूरे के पूरे द्वीप का कायापलट है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, इस 16,610 हेक्टेयर के विशाल ब्लूप्रिंट में आखिर बनने क्या वाला है। देखिए, इसके 4 मुख्य पिलर्स हैं। पहला, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। दूसरा, एक ऐसा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो हर पीक आवर में 4,000 यात्रियों को हैंडल कर सकेगा। ऊर्जा की जरूरतों के लिए एक 450 मेगावाट का गैस और सोलर पावर प्लांट। और सबसे अहम हिस्सा, एक नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप। अनुमान है कि यहां 3.5 लाख से लेकर 6.5 लाख लोगों को बसाया जाएगा। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां नाम मात्र की आबादी थी, वहां एक पूरी नई दुनिया बसाने की तैयारी है। अब ये मेगा प्रोजेक्ट अचानक से हवा में नहीं बन गया है। दरअसल ये सरकार के ब्लू इकोनॉमी विजन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार पूरे अंडमान और निकोबार में डिजिटल और एयर कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाना चाहती है, साथ ही 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस है। इसी योजना के तहत नॉर्थ बे में भारत का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट भी 2026 तक लॉन्च होने वाला है। यानी साफ है कि सरकार इस पूरे समुद्री क्षेत्र को तेजी से आधुनिक बनाने के मिशन पर है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं है। इस आधुनिकीकरण के पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल तर्क है। आधिकारिक दलीलों की माने तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की समुद्री रक्षा और सर्वेलांस के लिए बेहद जरूरी है। इससे बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भारत की पकड़ मजबूत होगी और विदेशी पोर्ट्स पर हमारी निर्भरता कम होगी। मतलब सरकार इसे सिर्फ व्यापार के नजरिए से नहीं देख रही है, बल्कि ये समुद्री प्रभुत्व और नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। और यहीं से शुरू होती है असली बहस। एक तरफ सरकार का तर्क है कि गैलाथिया बे का ये नया पोर्ट ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के बहुत करीब है। इससे मलक्का जलडमरू मध्य, जहां से दुनिया का लगभग 30% व्यापार गुजरता है, उस पर भारत का नियंत्रण और मजबूत होगा। लेकिन आलोचकों और स्वतंत्र शोधकर्ताओं का क्या कहना है? वो मैप दिखाते हुए कहते हैं कि मलक्का का जो असली चोक पॉइंट है ना, जो सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा है, वो असल में सिंगापुर और मलेशिया के पास है। और ग्रेट निकोबार उस चोक पॉइंट से करीब 200 से 300 किलोमीटर दूर है। इसलिए रणनीतिक तौर पर इसे चोक करने का दावा भौगोलिक रूप से पूरी तरह फिट नहीं बैठता। स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने एक और बड़ा सवाल उठाया है। मान लीजिए कि मलक्का को ब्लॉक करने की क्षमता हमारे पास आ भी गई, तो क्या वो सच में कारगर होगी? देखिए, पिछले कुछ सालों में चीन जैसे देशों ने कई ऑल्टरनेटिव रूट्स तैयार कर लिए हैं, जैसे म्यांमार के रास्ते ऑयल पाइपलाइन, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सेंट्रल एशिया से सीधे सप्लाई और यहां तक कि आर्कटिक के रास्ते पोलर सिल्क रोड। आलोचक कहते हैं कि जब इतने सारे विकल्प मौजूद हैं, तो सिर्फ मलक्का पर कंट्रोल का तर्क उतना असरदार नहीं रह जाता जितना कि बताया जा रहा है। इस विवाद में एक और दिलचस्प एंगल है। एक तरफ इसे पूरी तरह से देश की सुरक्षा और आर्थिक जरूरत बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों ने प्रोजेक्ट के उस हिस्से पर उंगली उठाई है जिसमें कसिनो, रिजॉर्ट्स और एंटरटेनमेंट जोन बनाने की बात कही गई है। उनका पूछना है कि इतने सेंसिटिव इलाके में कसिनो बनाने का राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या लेना देना। उनका आरोप है कि शायद इस प्रोजेक्ट के पीछे बड़े कॉरपोरेट्स के कमर्शियल हित भी काम कर रहे हैं। चलिए, अब इस चर्चा की गति को थोड़ा धीमा करते हैं, क्योंकि अब हम इस प्रोजेक्ट के सबसे संवेदनशील और इमोशनल हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बात सिर्फ सीमेंट, पोर्ट और कंक्रीट की नहीं है, ये उस कीमत की है जिसे कभी वापस नहीं चुकाया जा सकेगा। इस प्राचीन द्वीप का पर्यावरण, आपको पता है, ये वो इलाका है जिसे यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया हुआ है। बिल्कुल अछूता, शांत,
अगर हम पर्यावरण को होने वाले नुकसान के डेटा को देखें तो दो बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आती हैं। आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए अंडमान निकोबार के कुल जंगल का सिर्फ 1.82% हिस्सा इस्तेमाल होगा और करीब 7.11 लाख पेड़ कटेंगे। लेकिन स्वतंत्र शोधकर्ताओं के अनुमान सचमुच डराने वाले हैं। उनका कहना है कि अगर हम सिर्फ ग्रेट निकोबार द्वीप को देखें तो उसका 15% जंगल साफ हो जाएगा और पेड़ों की संख्या लगभग 1 करोड़, वो भी ऐसे पेड़ जो 100 साल पुराने हैं। ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये इस पूरे आइलैंड के प्राकृतिक एयर कंडीशनर हैं। और खतरा सिर्फ पेड़ों पर नहीं है, यहाँ ऐसे वन्य जीव रहते हैं जो शायद ही दुनिया में और कहीं मिले, जैसे कि विशालकाय लेदरबैक समुद्री कछुए जो डायनासोर के समय से इस धरती पर हैं। गलाथिया बे भारत में उनका सबसे बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड है। आलोचकों का दावा है कि इस मेगा प्रोजेक्ट से उनकी 90% नेस्टिंग साइट्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा निकोबार लॉन्ग टेल मकाक, निकोबार ट्री श्रू और 16,150 से ज्यादा कोरल कॉलोनियां, ये सब सीधे खतरे की जद में हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या इन्हें बचाने का कोई प्लान नहीं है? है। सरकार ने पर्यावरण मंजूरी के साथ 42 शर्तें लगाई हैं। इनमें 97.3 वर्ग किलोमीटर इलाके में नए पेड़ लगाना और कोरल रीफ्स को किसी सुरक्षित जगह पर रीलोकेट करना शामिल है। लेकिन वैज्ञानिक इसे लेकर बिल्कुल सहमत नहीं है। उनका कहना है कि 16,150 से ज्यादा कोरल कॉलोनियों को उखाड़कर दूसरी जगह लगाना एक तरह का वैज्ञानिक पागलपन है। साइंस में कोरल ट्रांसलोकेशन कोई बहुत प्रूवन तरीका नहीं है और अक्सर नई जगह पर इनके बचने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। इकोलॉजी से आगे बढ़ें तो एक बहुत ही गहरा मानवीय संकट भी हमारे सामने खड़ा है। इस घने जंगल में शोम्पेन नाम की एक स्वदेशी जनजाति रहती है। ये भारत के सबसे कमजोर और अलग-थलग रहने वाले जनजातीय समूहों में से एक हैं। 2011 की जनगणना में इनकी कुल आबादी सिर्फ 29 दर्ज की गई थी। बाहरी दुनिया से इनका लगभग कोई संपर्क नहीं रहा है और अब ये पूरी की पूरी विकास योजना बिल्कुल इनके घर की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई है। स्थिति कितनी नाजुक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 13 अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार विशेषज्ञों और सर्वाइवल इंटरनेशनल जैसे समूहों ने एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शोम्पेन जनजाति के लिए मौत की सजा करार दिया है। क्यों? क्योंकि बाहरी दुनिया के संपर्क में आने से ये लोग ऐसी आम बीमारियों का शिकार हो सकते हैं जिनसे लड़ने के लिए उनके शरीर में कोई इम्यूनिटी ही नहीं है। हालांकि सरकार का कहना है कि उन्होंने इनके बचाव के लिए कमेटियां बनाई हैं और इन्हें अपनी जगह से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स की चिंताएं अपनी जगह बरकरार हैं। अब इन सभी पर्यावरणीय और मानवीय सवालों के बीच इस कहानी में एक और लेयर जुड़ जाती है, कानूनी मंजूरियों की। आलोचकों ने इस प्रोजेक्ट को जिस तेजी से हरी झंडी मिली है, उस पूरी प्रोसेस की पारदर्शिता पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर रास्ता साफ किया गया है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि आलोचक ऐसा क्यों कह रहे हैं। 1997 में गैलेथिया बे को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिला हुआ था। 2020 तक के सरकारी नक्शों में यहाँ के तट के आसपास घने कोरल रीफ्स साफ देखे जा सकते थे। लेकिन फिर जनवरी 2021 में अचानक से इस सेंचुरी को डी नोटिफाई कर दिया गया, यानी इसका दर्जा खत्म कर दिया गया। और इसके बाद जो नए नक्शे आए उनमें से कोरल रीफ्स गायब थे। आलोचकों का सीधा आरोप है कि यह सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि प्रोजेक्ट को बिना किसी अड़चन के पास किया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट से पहले एक पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी EIA होता है। इसे पूरा होने में आमतौर पर महीनों लग जाते हैं, लेकिन आरोप है कि यहां इसे महज 6 से 7 दिनों के भीतर पूरा कर लिया गया। और तो और, वन अधिकार अधिनियम के तहत जंगलों को काटने के लिए आदिवासियों की सहमति जरूरी होती है। लेकिन बताया जाता है कि जिस ग्राम सभा से यह मंजूरी ली गई उसमें एक भी आदिवासी सदस्य शामिल नहीं था। ये आरोप इस मेगा प्रोजेक्ट की बुनियाद पर ही कई सवालिया निशान लगा देते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत ही बुनियादी और अहम सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ एक उभरते हुए भारत की भू राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, मलक्का के पास अपनी ताकत दिखाने का दावा है और एक नई इकोनॉमी का सपना है, और दूसरी तरफ करोड़ों पेड़ों की बलि, प्राचीन कोरल रीफ्स का खात्मा और एक ऐसी जनजाति के वजूद का सवाल जो शायद इस बदलाव को न झेल पाए। क्या रणनीतिक विकास और हमारी सदियों पुरानी प्रकृति कभी एक साथ संतुलन में चल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ग्रेट निकोबार के साथ साथ हमारे आने वाले कल को भी तय करेगा। इस पर जरूर सोचिएगा।